भाई ज्योग्राफी की बात करते हैं। एमपीपीएससी 2019 अपकमिंग है। 2021 मेंस का भी एग्जाम फैमिली में है। ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। पेपर 1 पार्ट बी ज्योग्राफी को डिनोट करता है दोनों एग्जाम्स में, एमपीपीएससी 2019 में 2021 में। अब पार्ट बी जो ज्योग्राफी है इससे 2014 से लेके 15 16 17 18 19 और 20 तक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के जो अब तक आए हुए हैं, 2 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर्स में। उन सबका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए जो इसका अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के जो आए हुए हैं। एक 2 मार्कर में क्वेश्चन आया था, डिफाइन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है? ऑब्वियसली एक वैली है जो प्लेट डिफॉर्मेशन के कारण बनी हुई है। रिफ्ट वैली की क्या डेफिनेशन? सिंपल से 2 लाइन की डेफिनेशन होगी, क्योंकि 2 मार्कर में पूछा गया था। इट इज फॉर्म्ड ऑन अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है? जब प्लेट्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से दूर जा रही होती है दो प्लेटें, तब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री डेवलप होती है। It is formed on the divergent plate boundary in a linear shaped lowland between mountain ranges. जब दो प्लेट्स इस तरफ जाएंगी तो बीच में सबडक्शन होगा तो एक वैली बनेगी। इसे ही कहते हैं रिफ्ट वैली, जिसको कई बार नाम इसका ग्रेवन भी होता है। कई बार इसको हम लोग ग्रेवन भी बोलते हैं। तो दो प्लेट्स इस तरफ जा रही है, बीच में वैली बन गई, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रिफ्ट सिस्टम का। अब ये फिगर भी इस तरीके से बना सकते हैं पेंसिल से, पेन से। एग्जाम में सिंपल सा 2 मार्कर का क्वेश्चन आया था, इसकी सिंपल डेफिनेशन है। एक क्वेश्चन और आया था, डिफाइन ब्लॉक माउंटेन्स। जब रिफ्ट वैली की बात करी, जब कहीं रिफ्ट वैली होगी तो हो सकता है बगल में ब्लॉक माउंटेन्स भी हो जाए, जिसे हम हॉर्स भी कहते हैं। और रिफ्ट वैली को ग्रेवन कहा जाता है ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी में। ब्लॉक माउंटेन्स begin to form when a slab of land breaks off and is forced up as of two of Earth's tectonic plates pull apart, push और pull होगा जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, तब ब्लॉक माउंटेन डेवलप होगा। 3 तरीके से ब्लॉक माउंटेन बन सकता है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के अलग दूर जा रही हो और ये नीचे गिर जाए, इस तरफ का पोर्शन होस्ट हो जाएगा। अभी क्या है? अभी दो प्लेट्स दो साइड के लैंडफॉर्म्स नीचे को चले गए और ये ऊपर रह गया, तो ये होस्ट हो गया, ये ब्लॉक माउंटेन हो गया, ग्रेवन हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है जब ये दोनों इस तरफ जाए और ये बीच में हिस्सा स्लैब नीचे गिर जाए, तो इस तरफ आपका ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे और बीच में वैली हो जाएगी। थर्ड क्या हो सकता है कि दोनों तरफ से फोर्स पड़ रहा हो और ये ऊपर चला जाए, तब जाके होस्ट और ब्लॉक माउंटेन डेवलप होता है। ये क्वेश्चन आया था, ये 2 मार्कर में आया था, ब्लॉक माउंटेन्स। रिफ्ट वैली देखी, हमने ब्लॉक माउंटेन्स देख लिया। इस तरीके के माउंटेन रेंजेस, अगर इससे रिलेटेड कहीं भी आपको कोई डेफिनेशन मिलती है और क्वेश्चंस की, तो जरूर पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आ जाए। प्रीवियस ईयर्स तो यही आए थे, आगे कुछ और भी आ सकता है, लेकिन इनसे रिलेटेड आ सकता है, ये टर्मिनोलॉजी चली आ रही है। फिर जब हम माउंटेन्स की बात कर ली तो हम फोल्ड्स की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार नैपीज में आया था, 5 और 6 मार्कर में आया था। नैपी क्या होती है? Nappy actually a nappy geology, a large body or sheet of rock that has been moved a distance about 2 किलोमीटर 1.2 माइल, मतलब काफी आगे तक ये मूव कर जाती है फोल्डिंग होते हुए। जब लैंड फोल्ड हो रही होती है तो ये लीनियर ना फोल्ड होके एक डायरेक्शन में फोल्ड होने लगती है, जिसके कारण जो फोल्डिंग क्रेस्ट है उसका वो आगे तक चला जाता है और वो आगे जाके टूट जाता है और टूट के कई किलोमीटर आगे निकल जाता है, तब नैपी फॉर्मेशन होता है, जिसे ओवर थ्रस्ट फोल्डिंग भी कहते हैं। ये ऑयल पोजीशन से फॉल्टिंग और फोल्डिंग के टाइम पे आगे निकल जाता है कई किलोमीटर, ठीक है। नैपीज फॉर्म व्हेन अ मास ऑफ रॉक इज फोर्स्ड और थ्रस्ट ओवर अनदर रॉक मास। जब कोई चीज फोल्ड हो रही होती है, टूट के आगे जाने लगती है, तो एक नीचे का लैंड मास रह जाता है और आगे वाला आगे चला जाता है, तब नैपी का फॉर्मेशन होता है। नैपी में ऐसा होता है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नैपी बेल्ट्स आर अ मेजर फीचर ऑफ द यूरोपियन आल्प्स। नैपी बेल्ट में आता है कार्पेथियंस, बल्कन्स, ये सब नैपीज फोल्ड के एग्जांपल्स रहे हैं। 2 तरह की नैपीज होती है, वो उसके रॉक बेस के मटेरियल पे डिपेंड करती है नैपीज के टाइप्स। एक है बेसमेंट नैपीज, आर कंपोज्ड जनरली ऑफ क्रिस्टलाइन बेसमेंट रॉक्स फॉर्मिंग सो कॉल्ड
थिक स्किन स्टाइल, पूरा का पूरा रॉक बेल्ट ही मूव कर जाता है। नीचे जो बेस रॉक रहती है वो कम विड्थ की रहती है, ऊपर ज्यादा विड्थ की रॉक मूव कर जाती है आगे को, तब एक नेपी फॉर्मेशन होता है, बेसमेंट नेपीज कहते हैं। एक और नेपी होता है कवर नेपीज, इसको सुपरफिशियल नेपीज भी कहा जाता है। ये होता है सेडिमेंट्री रॉक्स की थिन लेयर, अपर लेयर मूव करे और नीचे मेजर रॉक बेस, मेजर विड्थ का रॉक की ज्यादा विड्थ का सेगमेंट रह जाए, पतला छोटा थिन सेगमेंट ऊपर फोल्ड करके मूव कर जाए आगे तक, तब सुपरफिशियल नेपी बनता है, जिसे कवर नेपीज कहते हैं। इसको थिन स्किन स्टाइल नेपी भी कहा जाता है। ये नेपी का क्वेश्चन रहा है, तो नेपी जरूर पढ़ के जाइए, कई बार रिपीटेशन हो जाता है, इसीलिए इन सब चीजों को पुराने क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, पेपर सेटर के दिमाग में आई होती है, तो हो सकता है दूसरे पेपर सेट करने वाले के भी दिमाग में आ जाए चीज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए अब तक आया हुआ है, हो सकता है एक बार और आ जाए। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं फोल्ड्स के, ये पूरे फोल्डिंग के एग्जांपल्स हैं। वीक फोल्डिंग, स्ट्रॉन्ग फोल्डिंग, जैसे पहले स्टार्टिंग में ऐसी फोल्ड हुई, कम फोल्ड हुई, फिर और पुशिंग हुआ, दो लैंडमार्क्स पुश हुए, फिर और फोल्डिंग शुरू हुई। पहले तो नॉर्मल फोल्डिंग पे ये अपर पार्ट करा है एंटी लाइन और नीचे का पार्ट करा है सिंक लाइन, एंटी लाइन एंड सिंक लाइन। फिर फोल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी, जो फोल्ड पार्ट हुआ वो रेक्टेंगल 90 डिग्री राइट एंगल में फोल्डिंग हुआ, इसे कहा सिमेट्रिकल फोल्डिंग। यहां तक तो फोल्डिंग बहुत अच्छी चली। उसके बाद पुशिंग और प्रेशर ज्यादा, कंप्रेशन ज्यादा होने लगा, तो तब ये आगे को फोल्ड होने लगा, एसिमेट्रिकल फोल्डिंग होने लगी है। फोल्डिंग में कंप्रेशन और पड़ा, ओवरफोल्ड हो गया, एसिमेट्री से ही बाहर चला गया, बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो गई, एक टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा रिकम्बेंट फोल्डिंग हो गई। फिर फाइनली ये टूट गया, ओवर थ्रस्टिंग हुई, दो लैंडमार्क्स टूट गए, नेपी डेवलप हो गया। ओवर थ्रस्टिंग फोल्डिंग को ही नेपी कहा जाता है। ये मेजर टाइप्स ऑफ फोल्डिंग है, कभी एंटी स्लाइन सिंक्लाइन आ जाए तो इसका एग्जांपल लेके आप देख सकते हो। फोल्डिंग में सिमेट्रिक फोल्डिंग पूछ लिया जाए तो ये भी बता सकते हो, एसिमेट्रिकल, ओवर फोल्डिंग, रिकम्बेंट फोल्डिंग, नेपी फोल्डिंग। टाइप्स ऑफ फोल्डिंग आ जाए तो ये आंसर बन सकते हैं, एक फिगर बना के इसकी आप बेसिक एक लाइन की डेफिनेशन देके इसका आंसर भी दे सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ फोल्डिंग आ जाए, फोल्डिंग का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है, इसलिए फोल्डिंग को ना छोड़ें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ये पार्ट है, लैंड रिफॉर्म्स का भी एक पार्ट है, लैंड फॉर्मेशंस का। फोल्डिंग के बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स, लैंड फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और आया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑब्वियसली माउंटेन रेंज है, कहां है पूछा गया था। डिफाइन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इट इज अ माउंटेन रेंज एग्जिस्ट इन ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है। इट इज अ माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एट ईस्टर्न कोस्टल साइड। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम ये पढ़ के जाएंगे तो हम इसका आंसर फटाफट लगा सकते, लिख सकते हैं। फिर लैंड फॉर्मेशन की बात हुई तो व्हाट इज पेनिप्लेन, पेनिप्लेन का क्वेश्चन आया है। ये भी जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है ज्योग्राफी का, जिनका यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शन सब्जेक्ट रहा है उनके लिए आसान रहता है इसका बताना, इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर देना। नॉर्मल स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है, वो काफी वीक पढ़ा हो तो ही वो इसके आंसर दे पाता है। पेनिप्लेन आया हुआ है, देखते हैं क्या पेनिप्लेन। एक रीजन है, इट इज ऑलमोस्ट अ प्लेन। पेनिप्लेन आप कह सकते हो, कई जगह आपको प्लेन दिखाई देते हैं, होता है कहीं भी आपको सपाट जमीन दिखती है तो आप ये नहीं सोचिए कि वो सपाट जमीन थी हमेशा से, नहीं, लाखों सालों तक इरोजन, डेन्यूडेशन, उसकी घिसाई पिटाई होती रही, तब जाके वो प्लेन बना। कैसे बना, कोई मशीन लगी थी उसको इरोड करने के लिए, ऐसा नहीं है। रिवर्स और शीट इरोजन्स बहुत हजारों सालों, लाखों करोड़ों सालों से चलते आ रहे पृथ्वी पर, उसके कारण इरोजन हुआ, उसके कारण एक इर्रेगुलर लैंडमास, रेगुलर लैंडमास बन गया, यही होता है पेनिप्लेन। Peneplain is a region that is almost a plain. It is formed due to erosion by rivers and rain that continues until almost all the elevated portions are worn down. घिस के सारे elevated portion जब तक सपाट नहीं हो गए तब तक erosion चलता रहा, फिर उसके बाद वो एक plain landform बन गया, वही पेनिप्लेन होता है। हम जो प्लेन देखते हैं वही प्लेन से पेनिप्लेन होते हैं।
जियोसिंक्लाइन पे भी क्वेश्चन आया है, थोड़ा टेक्निकल समझ। हमने एंटीक्लाइन पढ़ा, सिंक्लाइन पढ़ा, एक और है जियोसिंक्लाइन। ठीक है, जियोसिंक्लाइन क्या होता है? जियोसिंक्लाइन आर द एरिया ऑफ द लॉन्ग वाइड एंड शैलो वाटर बॉडी, डिप्रेशन ऑफ वाटर बॉडी, छलछला पानी, कम गहराई का पानी, बहुत लंबे एरिया तक फैला हुआ एक वाटर बॉडी है जो अगल बगल रिजिड लैंडमास से घिरी होती है और उसमें गेट ह्यूज सेडिमेंटेशन डिपोजिशन फ्रॉम सराउंडिंग एरिया। इसमें बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि पानी इरोजन के कारण जो आसपास के लैंडमास है उसकी मिट्टी के कण या पार्टिकल्स गिरते गिरते पानी में जमा होते रहते हैं, नदी के सहारे, बारिश के सहारे या फिर विंड इरोजन के थ्रू। वो सारे लैंडफॉर्म्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स मासेस होते हैं, वो डिपॉजिट होते रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में पानी के अंदर, तो वो एक सेडिमेंटेशन हो जाता है। ये वही की बात हो रही है। ठीक है, bordered by the rigid mass and get huge sedimentation deposition from surrounding area। और वो जो पानी में सेडिमेंटेशन भरा होता है, वो मिट्टी भरी होती है, वो ही जियोसिंक्लाइन कहलाती है। वो वाटर बॉडी जिसके अंदर सेडिमेंटेशन हो वो जियोसिंक्लाइन कहलाती है। जियोसिंक्लाइन की थ्योरी थी कोबर्स जियोसिंक्लाइन थ्योरी थी, लैंडफॉर्म क्रिएशन ऑफ माउंटेन रेंजेस के इवोल्यूशन की बात करी गई थी। तो कोबर ने कोबर एक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले थ्योरी दी थी, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। उनका कहना था कि जब प्लेट्स मूव करेंगी एक दूसरे की तरफ तो जो बीच में वाटर बॉडी है उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो उसका एरिया कम होता जाएगा, लेकिन वॉल्यूम भी कम होती जाएगी उसकी, और उसके अंदर जो सेडिमेंट है वो स्क्यूज हो जाएंगे। वो स्क्यूज होने के चक्कर में वो माउंटेन रेंजेस का रूप ले लेंगे, जिसके कारण माउंटेन रेंजेस का इवोल्यूशन होता है, फॉर्मेशन होता है। ये था जियोसिंक्लाइन। कई बार ये भी कहा गया कि हिमालय भी जियोसिंक्लाइन थ्योरी का ही पार्ट है, जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन के थ्रू हिमालय बने हैं। लेकिन ये किस हद तक सही है नहीं है, कई बार प्रो और कॉन्स रहे हैं हर थ्योरीज के। पहले पैथेल्शिया था, पैथीसी था, इनको भी जियोसिंक्लाइन का ही पार्ट माना गया। इसमें काफी ज्यादा सेडिमेंटेशन था, जब प्लेट्स मूव करी तरीके से तो पैथीसी बहुत नैरो हुआ, जिसके कारण माउंटेन रेंजेस बने। जियोसिंक्लाइन हमने देख लिया, लैंड्स फॉर्म्स के हमने बहुत सारे पार्ट देखे। अब एक क्वेश्चन और आया है कास्ट टोपोग्राफी पे। राइट अबाउट द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। पहली बात तो एक कास्ट टोपोग्राफी होती क्या है ये हमें जानना है। कास्ट टोपोग्राफी includes typical landforms in any limestone or dolomite region produced by the action of groundwater through the process of solution and deposition। क्या है ये? ये एक लैंडफॉर्म है, लैंड मास है जिसमें जो कि लाइमस्टोन का बना होना जरूरी है। ठीक है, लाइमस्टोन डोलोमाइट का। क्यों? अगर लाइमस्टोन का रहेगा तो इरोजन बहुत अच्छा होगा, उसमें वो अपने आप केव्स बना लेंगी नदियां, उसके अंदर पानी फ्लो होने लगेगा और एक अलग ही स्ट्रक्चर दिखने लगता है कास्ट टोपोग्राफी का। तो उसमें लाइमस्टोन होना बहुत जरूरी है। लाइमस्टोन डोलोमाइटिक रीजन होता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर एक रिएक्शन सॉल्यूशन और डिपोजिशन होता है। ग्राउंड लाइमस्टोन का इरोजन होता है तो एक जगह चूना इकट्ठा हो जाता है और एक तरफ केव्स बन जाती है। ये होती है कास्ट टोपोग्राफी। कई एरिया में कास्ट टोपोग्राफी रीजन देखने को मिलते हैं। फेवरेबल कंडीशंस पूछी गई थी तो हमने 2 लाइन की डेफिनेशन दी। फिर फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी की बात करें। A region with a large stretch of water soluble rocks just such as limestone at the surface or subsurface level, वो रीजन जहां वाटर soluble rocks होने चाहिए जैसे कि लाइमस्टोन हो सबसरफेस में, सरफेस के अंदर, तब कास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होगा। ये उसकी एक कंडीशन रही है। लाइमस्टोन शुड नॉट बी पोरस, पानी वो सोख लेगी, उसको वो इरोड ही कर पाए, ऐसी लाइमस्टोन होना चाहिए। These rocks should be dense, thinly bedded and well jointed। ये rocks dense होनी चाहिए, पतली bedded होनी चाहिए और joint होनी चाहिए एक दूसरे से, तब जाके पानी को निकलने की जगह मिलेगी तो और अच्छे से इरोजन होगा, तो एक नया कास्ट टोपोग्राफिक लैंड फॉर्मेशन का डेवलपमेंट होगा। ये कंडीशन रही है। पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर, पानी हमेशा बहता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी से बारिश में आ रहा है या नहीं,
stagnant source of water, low water table to allow the formation of conspicuous features. पानी बहुत ज्यादा भी ना होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ वो लैंड फॉर्मेशन ही खराब हो जाएगी। इसीलिए एक लिमिटेड वाटर टेबल होनी चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए पानी का लगातार फ्लो होने वाला एक पर्टिकुलर लिमिटेड क्वांटिटी में। Moderate to abundant rainfall to cause the solvent actions of water in solution of rock. अच्छी खासी बारिश होनी चाहिए जो कि सॉल्यूशन रॉक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर सके और एक कास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन हो सके। ये फेवरेबल कंडीशंस हैं, इसको देख लीजिएगा कैसा दिखता है कास्ट टोपोग्राफिक प्लानिंग का। तो हम देख लेते हैं, ये ऐसा दिखता है। ये वाटर टेबल है, ये लाइमस्टोन का बेडरॉक है, अंदर पानी जाते जाते उसने केव्स बना दी है, ठीक है। ऊपर से रिवर फ्लो हो रही है, कई बार सिंक होल्स भी है इसके अंदर, स्प्रिंग्स भी है, गर्म वाटर में पानी बाहर निकल जाता है और नदी भी बहती रहती है। इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। कई कई जगह स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है। कास्ट टोपोग्राफी में एक नदी बहती है तो अंदर चली जाती है, फिर कहीं और से बाहर निकलती है। जब अंदर जाते हैं तो हमें कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है। वो जो दिखते हैं वो चीजें भी हैं, जैसे स्टैलेग्माइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स भी दिखाई देते हैं, कास्ट टोपोग्राफी का ही पार्ट है ये दोनों। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार कास्ट टोपोग्राफी पूछा था तो अगले साल स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स पूछ लिया गया, ठीक है। स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स क्या होता है देखते हैं। स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट elongated forms of various minerals deposited from solution by slowly dripping water. स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट क्या होता है, त्रिकोणीय शेप के लंबे लंबे ये हो गए आपके स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, ये होते हैं। ये कास्ट टोपोग्राफी रीजन में पाए जाते हैं केव्स के अंदर। और पढ़ लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन शायद एमआरआर में पूछा गया था क्या है ये और चीजें। Stalactite hangs like an icicle from the ceilings or sides of a cavern, जैसे जहाँ बर्फीली जगह होती है, कोल्ड एरिया होता है, स्नो होती है, वहां पर पेड़ों पर आइसिल्स लटके होते हैं, ठीक है। तो वो उसी फॉर्म में ये भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है और मटेरियल दोनों का डिफरेंट होता है, उनका तरीका ही होता है स्टैलेक्टाइट का लटकने का। स्टैलेक्टाइट हैंग्स like an icicles from the ceiling or sides of a cavern, गुफाओं के अंदर। Stalagmite appears like an inverted stalactite rising from the floor of a cavern. ये इसके inverted होते हैं, जैसे ये आया stalactite तो इधर से आएगा stalagmite। पानी के ड्रॉप यहाँ से ड्रॉप करते करते कैल्शियम जमा होता जाता है लाइमस्टोन, और फिर पानी प्योर वाटर यहाँ से गिर जाता है। फिर नीचे भी उसमें थोड़ा उस ड्रॉप में कैल्शियम होता है, वो भी जमता जाता है, ऐसे करके ऊपर और नीचे एक दूसरे को जोड़ लेते हैं। ये आपको केव्स कई जगह देखने को मिलेंगी, मेघालय साइड में भी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऐसी केव्स पाई गई है। अगर आप टूरिज्म के लिए जाएं तो आपको दिखाई देगी। The dominant mineral in such deposit is calcite. जो मेन मिनरल है उसमें कैल्साइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, and the largest displays are found in caves of limestones and dolomites. कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, केव्स में पाए जाते हैं। ज्यादातर केव्स में ऐसा होता है, खुले में हो नहीं पाएगा, सनलाइट एवापोरेट कर देगी तो पानी का रिएक्शन इतना हो नहीं पाएगा, इसीलिए केव्स में पाए जाते हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। They form through deposition of calcium carbonate and other minerals, which is precipitated from mineralized water solution. Water pure नहीं होना चाहिए, उसमें minerals होने चाहिए, तभी तो deposition होगा। All limestone stalactites began with a single mineral later drop of water. मैंने आपको बताया था पानी की बूंद में जो minerals होते हैं वही deposit होते हैं। When the drop falls, it deposits the thinnest ring of calcite. Each subsequent drop that forms and falls deposits another calcite ring.
के शेप में ऐसे ऐसे लेयर के रूप में ये डिपॉजिट होते रहते हैं और पानी नीचे गिरता रहता है और अपोजिट साइड में भी ये स्टैग्माइट बनाते जाते हैं। Eventually these rings form a very narrow hollow tube commonly known as soda straw stalactite कहा जाता है। ये बहुत पतली पतली होती है। The same water drops that fall from the tip of a stalactite deposit more calcite on the floor below। जितना वो ऊपर डिपॉजिट करती है उतना ही वो अपोजिट साइड में भी जमीन पर भी कैल्साइट डिपॉजिट होता रहता है, जिसके कारण स्टैग्माइट उभर के आ जाते हैं कोन शेप के। ये था एक प्रॉपर डेफिनेशन। ये आप डिस्क्रिप्शन चेंजिंग फीचर्स है एक्चुअली उसके सारे, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया तो बिल्कुल लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन अर्थ का भी आया है, वो भी एक लैंडफॉर्म का पार्ट ही है। जब फोल्डिंग होती है तो माउंटेन बनता है, कई जगह मैग्मा उस माउंटेन का अंदर फॉलो करते हुए ऊपर तक पहुंच जाता है तो वोल्केनो इरप्शन हो जाता है। उस पर भी क्वेश्चन आया है वोल्केनो पे। क्रेटर लेक अर्थक्वेक भी होता है साथ में कई जगह, तो उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है अर्थक्वेक पर। अर्थक्वेक पे जो क्वेश्चन आया है वो है write the name of the instrument to measure the intensity of earthquake along with the year of its invention। अर्थक्वेक के वह इंस्ट्रूमेंट का बताइए जो इंटेंसिटी मेजर करता है अर्थक्वेक की, साथ ही साथ उसका ईयर ऑफ इन्वेंशन भी बताइए। लोगों को ये पता नहीं रहता कि कब इन्वेंट हुआ। ठीक है, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में अंतर होता है। एक रिक्टर स्केल में मेजर करी जाती है, एक मर्सली स्केल में। ठीक है, the effect of an earthquake on the earth surface is called the intensity। अर्थक्वेक का जो इफेक्ट होता है उस सरफेस पे उसे कहते हैं इंटेंसिटी। इट इज मेजर्ड बाय द मॉडिफाइड मर्सली इंटेंसिटी स्केल। लेटेस्ट स्केल यही बनी गई है मॉडिफाइड मर्सली इंटेंसिटी स्केल, से मर्सली ने इन्वेंट किया था ऐसा कहते हैं। लेकिन जो फाइनल डेवलपमेंट हुआ वो 1931 में अमेरिकन सीस्मोलॉजिस्ट हैरी वुड एंड फ्रैंक नीमन ने किया। इट वाज डेवलप्ड इन 1931 बाय द अमेरिकन सीस्मोलॉजिस्ट हैरी वुड एंड फ्रैंक नीमन। मॉडिफाइड मर्सली इंटेंसिटी स्केल को उन्होंने डेवलप किया। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक से कितना इफेक्ट है। एक और चीज होती है मैग्नीट्यूड भी मेजर किया जाता है, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था रिक्टर स्केल पर। इंटेंसिटी मेजर करी जाती है मर्सली इंटेंसिटी स्केल पर। एक क्वेश्चन और है 2 मार्कर में आया था, डिफाइन क्रैटर लेक। इट इज फॉर्म्ड बाय द कोलैप्स ऑफ द वोल्केनो ड्यूरिंग इरप्शन। जब वोल्केनो होता है तो वो ठंडा पड़ जाता है, जब कोलैप्स हो जाता है वही माउंटेन जिससे वोल्केनो होता है, फिर वहां पे लेक बन जाती है, बारिश होती है, हजारों सालों तक पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां पे एक लेक हो जाती है, वही क्रेटर लेक कहलाती है। ऐसा महाराष्ट्र में एक है क्रेटर लेक। ग्रैंड कैन्यन इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, ये भी 2 नंबर क्वेश्चन आया था, कोलोराडो रिवर पे है ग्रैंड कैन्यन। ग्रैंड कैन्यन फेमस है, हजारों साल पहले ये नदी ने इतना ज्यादा, करोड़ों सालों पहले इस नदी ने इतना ज्यादा इरोजन किया कि ग्रैंड कैन्यन डेवलप हो गए, ग्रैंड कैन्यन का फॉर्मेशन हुआ, गॉर्जेस हुए, वहां पे कैन्यन्स बने। दुनिया का सबसे बड़ा कैन्यन ग्रैंड कैन्यन में ग्रैंड कैन्यन कहलाता है। रिवर कोलोराडो उससे एसोसिएटेड है। राइट द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ फ्लोइंग सैन जुआन रिवर। एक साल ग्रैंड कैन्यन पे क्वेश्चन, रिवर कोलोराडो पे क्वेश्चन आया था, तो दूसरे साल रिवर कोलोराडो की ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आ गया। राइट द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ फ्लोइंग सैन जुआन रिवर। द सैन जुआन रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलोराडो रिवर इन द यूएसए। सीधी सी बात है, आपको सिंपल सा लिखना था कि राइट द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ फ्लोइंग सैन जुआन, लोगों ने यूएसए लिख दिया, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। अगर साथ में ये भी लिख दिया कि कोलोराडो रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो उसके मार्किंग बहुत स्ट्रांग होगी, उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे और एक इंप्रेशन जो पड़ेगा उसकी बात ही है। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर किसी ने ऐसा करा है तो उसका पहले आया हुआ है क्वेश्चन यूपीएससी में। साल मैंने लिखे नहीं कौन से साल कौन सा क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आया है ये इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसकी बात करेंगे। इसी के साथ हम लैंड फॉर्मेशंस को क्लोज करते हैं। ज्योग्राफी के और भी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन नहीं आए, ये जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन थे तो हमने उसको डिस्कस किया। लैंड फॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन थे तो हमने उसको डिस्कस किया। वाटर बॉडी में भी क्वेश्चंस आए हैं, एटमॉस्फेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, यूनिवर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, टाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं लैंड फॉर्मेशन से क्वेश्चन।
कुछ समय बाद जो दूसरे क्वेश्चन आए उनको भी डिस्कस कर लिया जाएगा।